जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों, आज का वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 500 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, रिसेंटली जितने भी डिफरेंट एग्जाम हुए हैं, मैंने सभी एग्जाम का एनालिसिस किया और देखा कि कौन से वो जीके के क्वेश्चन हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो उन सभी क्वेश्चन को मैंने एनालिसिस करके एक जगह पर कंपाइल किया और मैंने सोचा कि क्यों ना ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा दिए जाएं। तो वो सभी क्वेश्चन जो रिसेंटली डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपसे यही बोलूँगा कि वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। ओके, तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में किसको क्षमादान संबंधी शक्तियां प्रदान की गई हैं? तो अनुच्छेद जो 72 है, ये राष्ट्रपति के क्षमादान संबंधी शक्तियों से संबंधित है। ठीक है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत किसी भी अपराधी की फांसी की सजा को मृत्युदंड में बदल सकता है। ठीक है, और मृत्युदंड की सजा को भी कम कर सकता है। ठीक है, और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 में किसको क्षमादान संबंधी शक्ति प्रदान की गई हैं? तो अनुच्छेद 72 में हमने पढ़ा है कि क्षमादान संबंधी शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास में है। राष्ट्रपति किसी भी अपराधी की सजा में हेरफेर कर सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं उनके पास भी क्षमादान संबंधी शक्तियां होती हैं, वो भी सजा को माफ कर सकते हैं, सजा को कम कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, राज्यपाल जो मृत्युदंड है और कोर्ट मार्शल के केस होते हैं उनके तहत यदि कोई अपराधी सजा प्राप्त है तो उसकी सजा को माफ नहीं कर सकते। और क्या नहीं कर सकते राज्यपाल? तो फांसी की सजा को भी माफ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सजा में हेरफेर कर सकते हैं, सजा को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये तमिलनाडु के तंजावर में स्थित है। ठीक है, और बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था ये पूछा जाए तो राजा राज प्रथम चोल शासक थे, इन्होंने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबोधि मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो महाबोधि मंदिर ये बिहार के बोधगया में स्थित है। और भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो बोधगया में ही हुई थी। ठीक है, एक क्वेश्चन अभी पूछा गया था कि संतारा प्रथा किससे संबंधित है, किस धर्म से? तो संतारा प्रथा जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। इस प्रथा में क्या होता है? तो उपवास से स्वैच्छिक मृत्यु को संतारा कहा जाता है। इसमें जब व्यक्ति को लगता है कि वह मौत के करीब है तो वह खुद एक कमरे में बंद होकर खाना पीना त्याग देता है और अंततः उसके प्राण निकल जाते हैं। जो जैन मुनि ऋषि हैं वो अधिकतम ऐसा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली एशिया तथा भारत की प्रथम महिला तैराक कौन है? आरती साहा है। ठीक है, और इन्होंने इंग्लिश चैनल को पार कब किया था? तो 1959 में किया था। यदि एशिया की पहली महिला पूछा जाए तो वो भी आरती साहा हैं। ठीक है, और भारत की पूछा जाए तो वो भी आरती साहा ही हैं। ओके, इसी क्रम में पूछा जाएगा कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय, तो आपको कहना है मेहर सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारसी धर्म के संस्थापक जरथुस्ट्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धर्म को अंडों का शहर यानी कि एग सिटी ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? तो तमिलनाडु का नमक्कल शहर है, इसको एग सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। मेरा देश मेरा जीवन यानी कि माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी। असम का राजकीय पशु, ये पूछा जा रहा है, अभी हर एग्जाम में रिपीट हो रहा है। तो एक सींग वाला गेंडा ये असम का राजकीय पशु है। और ये जो एक सींग वाला गेंडा है, इस गेंडे के लिए एक नेशनल पार्क पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कौन सा? असम का काजीरंगा नेशनल पार्क। ओके, ये याद रखना है। किस देश में पशुओं की संख्या सबसे अधिक है? तो भारत में पशुओं की संख्या सबसे अधिक है। अभी एसएससी के एग्जाम में ये पूछा गया था कि विश्व के कुल पशुओं का कितने प्रतिशत भारत में है? तो विश्व के कुल पशुओं का 16% पशु कहाँ पर हैं? भारत में। जो सिगरेट लाइटर है उनमें ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होती है। वन महोत्सव की शुरुआत करी थी के.एम. मुंशी ने। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। और साइमन कमीशन को किस नाम से जाना जाता है? तो व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो साइमन कमीशन बनाया गया था
तो उसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, पूरे अंग्रेज सदस्य थे, इसलिए इसको व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता है। साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य था भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना। और क्वेश्चन नेक्स्ट है, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था और ये 1609 ईस्वी में आया था। और कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में भारत आया था? तो जहांगीर के दरबार में ये भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने करी थी? लॉर्ड वेलेजनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिमंडल की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है? तो 15% से अधिक नहीं हो सकती है। मैं आपको समझा देता हूं। यदि लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 500 है, ठीक है। तो इसमें मंत्री कितने हो सकते हैं? 500 का 15%, तो 500 का 15% कितना हो जाएगा? 75। 500 लोकसभा सदस्य में से केवल मंत्री कितने रहेंगे? 75 मंत्री ही रहेंगे, ठीक है। और ये प्रावधान 91वां संविधान संशोधन करके 2003 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। यदि पूछा जाए कि किस संविधान संशोधन करके ये प्रावधान जोड़ा गया, तो 91वां संविधान संशोधन हुआ था। संसद के खर्चे किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? तो सीएजी कैग के द्वारा, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सीबीसी अपने पद पर कब तक बना रह सकता है? तो अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था और लोग 5 साल लगाकर आ गए थे, ठीक है। तो 4 वर्ष अथवा 65 वर्ष जो भी पहले हो, ये सीबीसी का कार्यकाल होता है। याद रखना 5 वर्ष नहीं है, कितना है? 4 वर्ष है, ठीक है। 5 वर्ष में कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला समाज सुधारक को पंडिता के उपनाम से जाना जाता है? तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आप पूछे जा रहे हैं। पंडिता के उपनाम से रमाबाई को जाना जाता है। और रमाबाई से एक फैक्ट याद रखना कि महाराष्ट्र आर्य महिला समाज की स्थापना किसने करी थी? रमाबाई ने 1881 में, ठीक है। और आर्य समाज के संस्थापक तो सभी लोग जानते होंगे, दयानंद सरस्वती, और 1875 में स्थापना करी थी। सप्तरथ मंदिर, इनको सप्त पैगोडा भी कहा जाता है, कहाँ पर स्थित है? तो महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान के अजमेर में। और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस सूफी संत की दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था या फिर बार बार जाता था? तो मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह को जाना जाता है। मिल्खा सिंह का निधन कब हुआ? तो जून 2021 में मिल्खा सिंह का निधन हुआ, ठीक है। इनके जीवन के ऊपर एक मूवी बन चुकी है, भाग मिल्खा भाग। तो अभी पूछा गया था कि भाग मिल्खा भाग मूवी के डायरेक्टर कौन हैं? तो राकेश ओम प्रकाश मेहरा इसके डायरेक्टर हैं। और मिल्खा सिंह की जो भूमिका है इस फिल्म में, ये फरहान अख्तर ने निभाई है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा? तो वैलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा। पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? लाहौर अधिवेशन में, ये 1929 में हुआ था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? रविन्द्रनाथ टैगोर थे, ठीक है। और हम बात करें कि रविन्द्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में, ठीक है। और किस पुस्तक के लिए? तो इनकी रचना गीतांजलि के लिए दिया गया था। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। रचना कौन सी? गीतांजलि के लिए। कब दिया गया था? 1913 में। तीनों फैक्ट याद रखना है, कुछ भी आपके एग्जाम में बन सकता है। भारत की पहली महिला कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये है मदर टेरेसा, ठीक है। और मदर टेरेसा को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इनको शांति के क्षेत्र में दिया गया था और इनको 1979 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीबी मामलंकर। इनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मामलंकर। और लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार। कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा स्पीकर करते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है, इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है, पूछा जाए कि कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत में संसद की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, ठीक है।
और इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्षता करेगा लोकसभा अध्यक्ष, याद रखना है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1984 में अमृतसर के सिख मंदिर से सिख अलगाववादियों को हटाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1998 में कारगिल युद्ध सेक्टर में घुसपैठियों को हटाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन विजय। चीन और भारत के मध्य स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? मैक-मोहन रेखा। और भारत और चीन के मध्य मैक-मोहन रेखा कब निर्धारित की गई थी? 1914 में। मैक-मोहन रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो 890 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक नियंत्रण रेखा इसको कहा जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और एलएसी इसको कहा जाता है। किन देशों के मध्य में है? तो ये भारत और चाइना के मध्य में है, ठीक है। और भारत के द्वारा कब वास्तविक नियंत्रण रेखा को स्वीकार किया गया? 1993 में स्वीकार किया गया। चीन की भारत से कितनी सीमा लगती है? तो 3488 किलोमीटर। भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश चीन के साथ में सीमा बनाते हैं? तो 4 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि चीन के साथ में सीमा बनाता है। 4 राज्य कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है और एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। ये चीन के साथ में सीमा बनाते हैं। कौन सी पर्वत श्रेणी भारत उपमहाद्वीप और चीन के मध्य जल विभाजक बनाती है? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी। भारत कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है? तो भारत 7 देशों के साथ में अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है। बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल देश की सीमा के साथ भारत के कितने राज्य लगते हैं? तो नेपाल की सीमा के साथ में भारत के 5 राज्य लगते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। नेपाल के साथ भारत की कितनी सीमा लगती है? 1751 किलोमीटर की सीमा। और भारत का कौन सा राज्य है जो कि नेपाल से सबसे अधिक सीमा बनाता है? बिहार राज्य नेपाल से सबसे अधिक सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जिसकी सीमा 3 देशों से लगती है? तो लद्दाख की सीमा 3 देशों से लगती है, पाकिस्तान से, चाइना से और अफगानिस्तान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यांमार देश भारत से कितनी सीमा साझा करता है? तो 1643 किलोमीटर। म्यांमार देश से भारत के कितने राज्य सटे हुए हैं? 4 राज्य सटे हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी भारत और म्यांमार के साथ में सीमा बनाती है? तो कालादान नदी भारत और म्यांमार के मध्य में सीमा बनाती है। म्यांमार को भारत से कब अलग किया गया? 1937 में अलग किया गया। भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण कौन सी पर्वत श्रेणियां करती हैं? तो खासी पटकोई और अराकोनियोमा पर्वत श्रेणियां ये भारत और म्यांमार के बीच में सीमा का निर्धारण करती हैं। किस देश के साथ भारत सबसे कम स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो अफगानिस्तान के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान देश की भारत से कितनी सीमा लगती है? तो केवल और केवल 106 किलोमीटर। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की सीमा अफगानिस्तान से लगती है? तो लद्दाख की सीमा अफगानिस्तान से लगती है। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। डूरंड रेखा का निर्धारण कब किया गया था? 1896 में, और सर डूरंड के द्वारा इस रेखा का निर्धारण किया गया था। भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ बांग्लादेश से घिरा है? तो त्रिपुरा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच लगने वाली सीमा को क्या कहते हैं? तो शून्य सीमा रेखा कहते हैं, इसको जीरो लाइन कहते हैं। ओके। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? काली नदी। भारत और भूटान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 699 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान भारत के कितने राज्यों से सीमा बनाता है? 4 राज्यों से सीमा बनाता है, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। भूटान देश भारत के किस राज्य से सबसे अधिक सीमा बनाता है? असम राज्य से। अंगूर और इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्कटिक अम्ल पाया जाता है। चींटी और बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथेनाइक अम्ल पाया जाता है। नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर बनाने में कौन से अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो टार्कटिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। खाना पकाने में कौन सा अम्ल उपयोगी होता है?
तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपयोगी होता है। सोना और चांदी के शुद्धिकरण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है जंग के धब्बे हटाने के लिए। रक्त का पीएच मान होता है 7.4, लार का पीएच मान होता है 6.5, मूत्र का पीएच मान होता है 6 और क्षार का जलीय विलयन लाल लिटमस पेपर को किस रंग में बदल देता है? तो ये नीले रंग में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल को मृदु बनाने में किस क्षार का प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। साबुन बनाने और पेट्रोलियम साफ करने में किस क्षार का उपयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो ताप्ती नदी के मोहानी से लेकर तमिलनाडु की कन्याकुमारी तक पश्चिमी घाट का विस्तार है। प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी समुद्री तट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेट्टा। कितनी ऊंचाई है? 2637 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? तो भारत जो है एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है, यहाँ पर याद रखना। ओके। और सर्वाधिक जनसंख्या और जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 11,320 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, छोटा अंडमान द्वीप से कार निकोबार द्वीप को कौन सा चैनल या फिर जल संधि अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है छोटा अंडमान द्वीप से कार निकोबार द्वीप को। याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 डिग्री चैनल किन दो स्थलों को पृथक करता है? तो कवरत्ती और मिनिकॉय को अलग करता है। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? पुर्तगालियों को दिया जाता है। वर्ष 1498 ईस्वी में किस पुर्तगाली अन्वेषक ने यूरोप से भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज की थी? वास्को डी गामा ने भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो ये पुर्तगाली ही थे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा पहली बार भारत कब और किस स्थान पर पहुंचा था? तो ये केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा और 17 मई 1498 ईस्वी में पहुंचा। अब बताइए कि वास्को डी गामा के भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की यात्रा में किसने इसका सहयोग किया था? तो वास्को डी गामा का सहयोग किया था अब्दुल मनीद ने। केरल के कालीकट बंदरगाह पर किस राजा ने वास्को डी गामा का स्वागत किया? तो राजा जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यूरोपियन समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे? पुर्तगालियों ने। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर कौन आया था? तो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बन के आया था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है। और बताइए, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीला जल योजना शुरू की थी? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने नीला जल योजना को शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहले पुर्तगाली गवर्नर द्वारा किस किले या फिर दुर्ग का निर्माण कराया गया था? तो सेंट एंजेलो फोर्ट का निर्माण करवाया गया था। कहाँ पर? केरल के कोच्चिन में। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क कब से कब तक भारत में पुर्तगाली गवर्नर बनकर रहा? तो 1509 से 1515 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने जीता था। हिंदू महिलाओं से विवाह की नीति किस पुर्तगाली गवर्नर ने अपनाई थी? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने ही अपनाई थी। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ संघर्ष करते हुए मर गया? तो पुर्तगालियों के साथ संघर्ष करते हुए मर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद जाने वाले यूरोपियन कौन थे? तो ये पुर्तगाली ही थे। सर्वप्रथम किस वस्तु ने यूरोपियों को
भारत में कारोबार के लिए प्रोत्साहित किया था? तो मसालों के व्यापार ने किया था। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में कब की गई थी? तो 1498 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस का सूत्रपात किस यूरोपीय शक्ति के आगमन से हुआ? तो यह पुर्तगाली शक्तियों के आगमन से ही हुआ। पुर्तगालियों का भारत में गोवा, दमन और दीव पर कब तक कब्जा रहा? तो 1961 तक कब्जा रहा है भारत के गोवा और दमन और दीव पर पुर्तगालियों का। सोचने वाली बात है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज्य को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो गोवा मुक्ति आंदोलन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं को सागर का स्वामी कौन कहता था? तो पुर्तगाली स्वयं को सागर का स्वामी कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादियों के वंशजों को क्या कहा जाता है? बुरधेर कहा जाता है। किस युद्ध में मिस्र, तुर्की, गुजरात की संयुक्त सेना ने फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को 1508 ईस्वी में पराजित किया था? तो चोल के युद्ध में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के किस स्थान पर पुर्तगालियों ने अपना कारखाना स्थापित किया था? तो हुगली में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम 1530 ईस्वी में गोवा को अपनी राजधानी बनाने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? नीनो डी कुन्हा। नेक्स्ट है, भारत में गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत किसने की थी? पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर पर नियंत्रण करके वहां पर कौन सा कर लागू किया था? तो कारतेन कर लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों को पुर्तगालियों ने कौन सा क्षेत्र दहेज के रूप में दिया था? तो पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को बम्बई क्षेत्र दिया था दहेज के रूप में, जैसे बम्बई इनके बाप का हो। और किस अवसर पर दिया था? तो ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय का पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह हुआ था। इसी अवसर पर जो बम्बई है ये पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को दिया था दहेज के रूप में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पुर्तगालियों के बाद कौन सा यूरोपियन भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आया? तो फिरायकॉन डच। और कौन सा पहला डच यात्री भारत के पूर्व से सुमात्रा पहुंचा था? तो कार्नेलियन हाउटमैन पहुंचा था। कब? 1556 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डच किस देश के निवासियों को कहा जाता था? तो नीदरलैंड के निवासियों को कहा जाता था। भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1602 ईस्वी में। डचों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री कब और कहां पर स्थापित की? तो मसूलीपट्टनम में। और 1605 ईस्वी में। डचों ने गोवा पर कब अधिकार स्थापित किया था? तो 1639 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डचों ने बंगाल में किस स्थान पर अपना कारखाना स्थापित किया था? तो बंगाल में कहां पर? चिनसुरा में। ओके, किस युद्ध में पराजित होने के बाद भारत से डचों का अंतिम रूप से पतन हो गया? तो बेदरा के युद्ध के बाद डचों का अंतिम रूप से पतन हो जाता है। ओके, बेदरा का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? तो अंग्रेजों और डचों के बीच में हुआ था 1759 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन विलियम हॉकिंस मुगल दरबार में जाने वाला या फिर आने वाला प्रथम अंग्रेज था। ठीक है, और मुगल शासक जहांगीर के दरबार में ही आया था। ठीक है, कैप्टन विलियम हॉकिंस कब आया था? 1609 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुई थी। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो उस समय जो भारत का बादशाह था वो अकबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कब अधिकार पत्र प्रदान किया? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? ये भी कई बार पूछा गया है। तो कौन था? रेड ड्रैगन। इस जहाज का नाम याद रखना है। ओके, अंग्रेजों ने सबसे पहले भारत के किस राज्य में फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण करवाया था? तमिलनाडु में। किस मुगल शासक ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की इजाज़त दी थी? तो किस मुगल शासक ने दी थी? जहांगीर ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को पट्टे पर किस वर्ष में प्राप्त किया था? 1639 ईस्वी में। वर्ष 2008 में वित्तीय क्षेत्रों में सुधार हेतु
जिस समिति का गठन किया गया उसके अध्यक्ष कौन थे? रघुराम राजन थे। ठीक है। वाणिज्यिक बैंक किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम केंद्रीय बैंक कौन सा था? सोरेजेस रिस्क बैंक। ये स्वीडन का बैंक है, 1668 में स्थापित हुआ था। ये विश्व का प्रथम केंद्रीय बैंक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। आरबीआई किस प्रणाली के तहत करेंसी नोट जारी करता है? नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। भारतीय रिजर्व बैंक को कुल कितना रिजर्व कोष अपने पास रखना होता है? 200 करोड़ रुपए का। किस आयोग ने केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्तुति की थी? तो हिल्टन यंग आयोग। ठीक है। इसी आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर कौन थे? एल के झा थे। कोई भी बैंक अपनी शाखा का स्थानांतरण किसकी अनुमति के बिना नहीं कर सकता? तो आरबीआई की अनुमति के बिना नहीं कर सकता। भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा एकत्रित और प्रकाशित किए जाते हैं? तो आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आप इसी प्रकार से डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल के ऊपर 2 ई बुक लॉन्च हो गई हैं, एक करंट अफेयर्स की और एक साइंस की। दोनों ई बुक को आप बाय कर लीजिए। आपके सिलेबस में यदि करंट अफेयर्स पूछा जाना है, ठीक है, और जनरल साइंस पूछा जाना है, तो ये जो ई बुक हैं ये आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी। मैं गारंटी से बोल सकता हूँ ये ई बुक पढ़ने के बाद आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आएंगे। और बहुत ही जल्दी स्टैटिक जीके की ई बुक भी लॉन्च होने वाली है, धमाका होने वाला है। बेहतरीन ई बुक आप लोगों के लिए बनाई जा रही है, कंटिन्यू वर्क चल रहा है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ई बुक को ज़रूर चेक कीजिए। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हों तब तक ई बुक पब्लिश ही हो गई हो। ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा था? भारत का पहला वाणिज्यिक बैंक है जनरल बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1790 ईस्वी में। भारतीयों द्वारा प्रबंधित सीमित दायित्व का प्रथम भारतीय बैंक कौन सा था? तो अवध कमर्शियल बैंक। पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा प्रबंधित बैंक कौन सा था? तो पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1894 में। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी 1806 में। भागीरथी और अलकनंदा किस स्थान पर मिलने पर गंगा नदी के नाम से जानी जाती हैं? तो उत्तराखंड के देवप्रयाग में जब भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं तो गंगा नदी के नाम से जानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेहरी बांध किन 2 नदियों के संगम पर बना है? तो ये भागीरथी और भीलंगाना 2 नदियों के संगम पर बना हुआ है। गंगा नदी किस स्थान पर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है? तो ये हरिद्वार में करती है। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो बद्रीनाथ धाम किस नदी के किनारे स्थित है? अलकनंदा। और विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो केदारनाथ मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्म नदी के नाम से। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो गंगा की सबसे लंबी या सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। पीलिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। पितरस, इसको वाइल जूस भी कहा जाता है। पितरस का श्रावण कहाँ से होता है? तो यकृत से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पितरस कहाँ संग्रहित होता है? तो जो पितरस है ये पित्ताशय में स्टोर होता है। हेपेरियन प्रोटीन जो शरीर में रक्त जमने से रोकता है, इसका उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो हेपेरियन प्रोटीन का उत्पादन भी कहाँ से होता है? यकृत से ही होता है। ठीक है। और जो मृत लाल रक्त कणिकाएं हैं इनको किसके द्वारा नष्ट किया जाता है? यकृत के द्वारा ही नष्ट किया जाता है। भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारण को पता किस अंग की जांच के द्वारा लगाया जाता है? यदि किसी व्यक्ति को भोजन में जहर दे दिया है और जब उसका पोस्टमार्टम किया जाता है तो यकृत के द्वारा ही पता चलता है कि उसको जहर दिया गया है या फिर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त का पीएच मान कितना होता है? 7.7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के माध्यम को क्षारीय किसके द्वारा किया जाता है? पित्त के द्वारा। विटामिन के एवं वसा में घुले विटामिनों के अवशोषण में
क्या सहायक होता है? पित्त सहायक होता है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? अग्नाशय। और मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों कार्य करती हैं? तो जो अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज ग्रंथि है, ये अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों ग्रंथियों का काम करता है। ठीक है, पूछा जाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन हार्मोन का श्रावण किस ग्रंथि से होता है? तो अग्नाशय ग्रंथि से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है? अग्नाशय रस को कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इन तीनों प्रकार के भोज्य पदार्थ को पचाने के एंजाइम किस रस में पाए जाते हैं? अग्नाशय रस में पाए जाते हैं। इंसुलिन की खोज किसने करी थी? तो फ्रेडरिक वेंटिंग व चार्ल्स बेस्ट ने इंसुलिन की खोज करी थी। इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करता है? तो रक्त में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है इंसुलिन। किन कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है? बीटा कोशिकाओं से। इंसुलिन के अल्प श्रावण से कौन सा रोग हो जाता है? तो डायबिटीज यानी कि मधुमेह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है? डायबिटीज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग हो जाता है? तो पैंक्रियाज अंग की खराबी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन के अधिक श्रावण से कौन सा रोग हो जाता है? हाइपोग्लाइसीमिया। जीभ के ऊपरी भाग पर बने अंकुर को क्या कहा जाता है? जो जीभ के भाग पर अंकुर से बने होते हैं, इनको कहा जाता है स्वाद कलियां। जीभ के अग्रभाग से किस स्वाद का ज्ञान होता है? तो आगे के भाग से मीठे का स्वाद होता है, और जीभ के जो पीछे का भाग है, इससे कड़वे का स्वाद होता है। ठीक है, और हम बात करें कि जीभ के बगल वाले भाग से खट्टे का आभास होता है। और हम बात करें मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? दांत का एनिमल। ये पूरे मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार रिपीट होता है। दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। दांत की थेरेपी क्या कहलाती है? रूट कैनल ट्रीटमेंट, इसको आरसीटी शॉर्ट में कहा जाता है। दांतों में कठोरता किसके कारण होती है? कैल्शियम के कारण होती है। नेक्स्ट है, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। एक होता है इंसिजर, दूसरा होता है कैनिन, और प्रीमोलर होता है, और एक मोलर होता है। ठीक है, मनुष्य में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में 32 दांत होते हैं टोटल। ठीक है, अब बताइए, मनुष्य में जो इंसिजर यानी कि कृदंत या फिर इनको छेदक कहा जाता है, तो इंसिजर दांतों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। मैं सभी आपको बता देता हूँ। देखिए, इंसिजर दांत कितने होते हैं? तो इंसिजर दांत जो हैं ये 8 होते हैं। आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे 4। ठीक है, दिख रहे हैं क्या? यहाँ पर 4 दांत आपको दिख रहे हैं आगे येलो कलर में। ठीक है, ये क्या है? इंसिजर। 4 निचले जबड़े में हैं, 4 ऊपरी जबड़े में होंगे, तो कितने हो गए हैं टोटल? 8 हो गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कैनन की। इनको भेदक दंत कहा जाता है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 4। ठीक है, आप लोगों को ये दिख रहा है, अलग कलर से मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो आप लोगों को यहाँ पर 1 दिख रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पर भी 1 दिख रहा होगा। तो 2 निचले जबड़े में हो गए, 2 ऊपरी जबड़े में होंगे। ठीक है, तो कैनन दांत होते हैं 4। और प्री मोलर की हम बात करें, इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। तो प्री मोलर आप लोगों को, चलिए मैं इनको हटा देता हूँ और एक अलग कलर से दिखाने का प्रयास करता हूँ। प्री मोलर की हम बात कर रहे हैं, यानी कि अग्र चवर्णक की बात कर रहे हैं। तो आप लोगों को 4 तो निचले जबड़े में दिख रहे हैं, 4 दिख रहे होंगे ऊपरी, 4 होंगे ऊपरी जबड़े में, टोटल 8 हो जाएंगे। अब हम मोलर की बात कर लेते हैं। इनको चवर्णक दंत कहा जाता है। कितने होते हैं टोटल? 12 होते हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको डायग्राम के समेत बता दिया। तो 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर। ठीक है, तो 6 हो गए, और 6 होंगे ऊपरी जबड़े में, तो टोटल कितने हो जाते हैं? 12 हो जाते हैं। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य में कितने दूध के दांत होते हैं? 20 दूध के दांत होते हैं। दांत का सबसे आंतरिक भाग क्या कहा जाता है? तो डेंटाइन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत की बाहरी परत इनेमल किससे मिलकर बनी होती है? कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बनी होती है। और पूरे शरीर, जो हमारा शरीर है, उसमें सबसे कठोर होता है दांत का इनेमल। नेक्स्ट है, कौन से दांत भोजन को चीरने का काम करते हैं? इंसिजर। बच्चों में कौन से प्रकार के दांत नहीं पाए जाते? इंसिजर बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। किस खनिज की कमी से दांत कमजोर हो जाते हैं? फ्लोरीन की कमी से दांत कमजोर हो जाते हैं। मनुष्य के दांत पीले
किसकी कमी से होते हैं? तो फ्लोरीन की कमी से ही पीले हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत निकलते हैं? तो कुल 52 दांत निकलते हैं। फ्लूरोसिस रोग का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो दांत से है। किस स्तनधारी जीव में सर्वाधिक दांत पाए जाते हैं? तो जायंट आर्माडिलो एक जीव है, इसमें सबसे ज़्यादा दांत पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार दांतों के मैल में कितने प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं? तो 300 प्रकार के। किसको भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है? सरोजनी नायडू को भारत कोकिला के उपनाम से जाना जाता है। और हम बात करें कि सरोजनी नायडू को भारत कोकिला नाम किसने दिया, ठीक है, ये यदि पूछा जाए तो महात्मा गांधी जी ने इनको नाम दिया। सरोजनी नायडू किस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी? तो कानपुर का जो अधिवेशन हुआ था 1925 में, उसमें सरोजनी नायडू ने अध्यक्षता करी थी। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव थे। देखिए हम कितनी बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत चुके हैं? 2 बार, ठीक है, 2 बार हम क्रिकेट वर्ल्ड कप जीते। पहली बार हम क्रिकेट वर्ल्ड कप जीते 1983 में, ठीक है, किसकी कप्तानी में? कपिल देव की कप्तानी में। और दूसरी बार हम क्रिकेट वर्ल्ड कप जीते कब? 2011 में, किसकी कप्तानी में? MS महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक भी इम्पोर्टेंट है, इसके राइटर हैं कपिल देव। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट यानी कि सीधे दिल से किसकी आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी है? तो ये कपिल देव की ऑटोबायोग्राफी है। भारत अब तक कितनी बार वर्ल्ड कप जीत चुका? मैंने ऊपर ही बता दिया, 2 बार। पहली बार जीता कपिल देव की कप्तानी में, दूसरी बार जीता महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये दांत और मसूड़ों को प्रभावित करता है। भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 61 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब बताइए, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष। और वोट करने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 18 वर्ष होती है, ठीक है। अच्छा, पहले वोट करने की जो न्यूनतम आयु है 21 वर्ष हुआ करती थी, ठीक है, लेकिन एक संविधान संशोधन होता है, 61वां संविधान संशोधन, ठीक है, और 61वां संविधान संशोधन करके वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष, और इसी क्रम में राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु है ये 30 वर्ष होती है। और राष्ट्रपति बनना है, उपराष्ट्रपति बनना है, राज्यपाल बनना है, इन सभी के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ओके, और हम बात करें कि राष्ट्रपति को भारत का मुख्य न्यायाधीश किस अनुच्छेद के तहत शपथ दिलाता है? अनुच्छेद 60 के तहत में। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। और किस मेमोरी का डेटा कंप्यूटर में पावर सप्लाई होने पर नष्ट हो जाता है? तो देखो दोस्तों, जो रैम है, ठीक है, यदि आपने कोई फाइल सेव नहीं करी है और लाइट चली जाती है या फिर कंप्यूटर में कोई खराबी आ जाती है तो रैम का डेटा नष्ट हो जाता है। इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। इंटरनेट कनेक्शन की गति किस में मापी जाती है? तो GBps में भी मापी जाती है, KBps में भी मापी जाती है, ठीक है, MBps में भी मापी जाती है, डिपेंड करता है ऑप्शन पर, ठीक है, तो गीगाबाइट पर सेकंड में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में शब्द की लंबाई नापी जाती है, ये बिट में मापी जाती है। बिट का संक्षिप्त नाम क्या है? तो बाइनरी डिजिट इसका नाम है। एक बिट डेटा के संग्रह के लिए किस सर्किट का प्रयोग किया जाता है? तो फ्लिप फ्लॉप का प्रयोग किया जाता है। जो कंप्यूटर पुराना हो और संभवतः संतोषजनक ना हो उन्हें क्या कहा जाता है? लेगेसी कंप्यूटर कहा जाता है। ऐसे कंप्यूटरों को जो पुराने होते हैं, संतोषजनक नहीं होते हैं, ठीक से नहीं चलते हैं। लेज़र का आविष्कार किसने किया था? थियोडर मेमन ने किया था। लेज़र का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक की शुरुआत कब की गई थी? 2004 में, और फेसबुक के संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग। MMU का फुल फॉर्म होता है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की किस जनरेशन में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक भाषा का प्रयोग किया गया था? तो फर्स्ट जनरेशन में किया गया था।
जो अनुदेश आसानी से समझा जा सके, ऐसे इंस्ट्रक्शन जो आसानी से समझे जा सके उनको यूज़र फ्रेंडली कहा जाता है। ठीक है, हमने देखा होगा कि बोलते हैं अरे यार ये सॉफ्टवेयर बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। ठीक है, यूज़र फ्रेंडली का मतलब जो हमें आसानी से समझ में आ सके उसको यूज़र फ्रेंडली कहा जाता है। बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है सरल भाषा को लिखने में। बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड इसका फुल फॉर्म होता है। अच्छा, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? मार्टिन कूपर ने किया था 1773 में। ठीक है, मोटरोला कंपनी टीम के ये साथी थे मार्टिन कूपर। इन्होंने 1973 में पहला मोबाइल फ़ोन बनाया था और उसका वज़न 2 किलोग्राम था। ठीक है, ट्रोजन की हम बात करें, ट्रोजन खालिस्तान का एक प्रकार है, तो मालवेयर सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है। कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच कौन करता है? तो सभी हार्डवेयर की जांच करता है बायोस। बायोस का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? स्पैम कहा जाता है। SMPS का फुल फॉर्म क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना और उसकी बहुत सारी प्रतियां बनाना क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है। अच्छा, कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें जिसने वो सॉफ्टवेयर बनाया है, जिस कंपनी ने, वहाँ पर वो बोलता है कि भाई आप हमें इतने डॉलर पे कीजिए, हम आपको ये सॉफ्टवेयर देते हैं, लेकिन वही का वही सेम सॉफ्टवेयर आपको किसी अननोन वेबसाइट पर मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो वो वेबसाइट है वो क्या कर रही है? सॉफ्टवेयर पायरेसी कर रही है, क्योंकि उसकी बहुत सारी वो प्रतियां यूज़र को डाउनलोड करवा रही है। ठीक है, तो ये क्या है? सॉफ्टवेयर पायरेसी, सॉफ्टवेयर की चोरी है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी पूना के पास खड़गवासला में स्थित है। सन 1954 में हुआ भारत और चीन के मध्य समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो 1954 में पंचशील समझौता हुआ था। कौन सा समझौता हुआ था? पंचशील समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो टेनिस में प्रयुक्त होता है। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में। और पहली जनगणना जो है ये लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, और भारत में पहली नियमित रूप से जनगणना हुई थी 1881 में। भारत में प्रथम जो नियमित जनगणना हुई ये लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई। और कब हुई? 1881 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में हुई जनगणना कौन से नंबर की जनगणना है? तो ये 15वीं जनगणना है। ठीक है, भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? तो जनरल KM करियप्पा। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे। पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? जगदीश चंद्र बसु ने बताया था सबसे पहले कि पौधों में भी जीवन होता है। महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ पर स्थापित किया गया? अहमदाबाद में। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो यदि जोड़ों में पूछा जाए तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, और संख्या पूछी जाए तो 46 गुणसूत्र होते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है। ओके, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? 8 अगस्त 1942 को। हम बात करें कि भारत छोड़ो आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? चूंकि 8 अगस्त को ये शुरू किया गया था। ठीक है, तो इसको अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो यानी कि क्विट इंडिया, ये जो नारा है किसने दिया? आंदोलन अलग है, नारा आपसे पूछा जाए कि भारत छोड़ो नारा दिया यूसुफ मेहर अली ने। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था और यहाँ पर स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं और गलत करके आ जाते हैं। बताइए, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये सतलुज नदी पर स्थित है। इसकी हाइट है 740 फीट। ठीक है, और सतलुज नदी पर ये बना हुआ है। ठीक है, कहाँ पर? पंजाब में। और ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टेहरी बांध। इसकी ऊंचाई है 855 फीट। और टेहरी बांध जो है ये भागीरथी नदी पर बना हुआ है। बेसिकली टेहरी बांध भागीरथी और भीलंगाना 2 नदियों के संगम पर बना हुआ है। कहाँ पर? उत्तराखंड के टेहरी जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी ने। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो अकबर द्वितीय ने। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी? राजा राम मोहन राय ने, और 1828 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? तो ये अकबर द्वितीय ने भेजा था। अकबर द्वितीय को अकबर शाह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने जापान पर पहला परमाणु बम कब और कहां पर गिराया? तो पहला परमाणु बम अमेरिका ने जापान पर गिराया था 6 अगस्त 1945 को। और कहां पर? जापान के हिरोशिमा शहर पर। ठीक है, और इसी क्रम में अमेरिका ने जापान पर दूसरा परमाणु बम गिराया 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को। और कहां पर गिराया? जापान के नागासाकी में। और हम बात करें कि जो पहला परमाणु बम गिराया था अमेरिका ने कहां पर? हिरोशिमा शहर पर। उस बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय था। और अमेरिका ने दूसरा जो बम गिराया था नागासाकी शहर पर, उस बम का नाम था फैट मैन। ये सारे फैक्ट एज अ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी को आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरोशिमा और नागासाकी शहर किन द्वीपों पर स्थित हैं? तो होन्शु और क्योशी पर। ठीक है, जो हिरोशिमा शहर है ये जापान के होन्शु द्वीप पर स्थित है, और नागासाकी शहर है जो है ये क्योशु द्वीप पर स्थित है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल, और भारत के राष्ट्रीय पुष्प का वैज्ञानिक नाम क्या है? निलंबो न्यूसीफेरा। ठीक है, सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किसके खिलाफ लगाया? बांग्लादेश के खिलाफ। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम क्या है? प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम है। सचिन तेंदुलकर ने दुनिया का पहला दोहरा शतक मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम में लगाया? दुनिया का पहला दोहरा अर्धशतक लगाया सचिन तेंदुलकर ने, और मध्य प्रदेश के कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में। और ये जो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम है ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित है, याद रखना। कैप्टन रूप सिंह की हम बात करेंगे तो आप लोगों ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद्र का नाम तो सुना ही होगा। तो मेजर ध्यानचंद्र जो है के भाई हैं कैप्टन रूप सिंह, याद रखना। ओके, सचिन तेंदुलकर ने अपना दोहरा शतक किस टीम के खिलाफ में लगाया था? दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ में लगाया था। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। और किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत देश में युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 352 के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत देश में यदि आर्थिक संकट की स्थिति बन जाए तो वित्तीय आपात लगाता है? तो वित्तीय आपात का प्रावधान अनुच्छेद 360 में किया गया है। किसी राज्य में कितने समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? 6 महीने के लिए। राष्ट्रपति शासन एक बार में 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है, लेकिन संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित करके 6 महीने करके अधिकतम 3 साल तक इसको बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, और ऐसा एक बार हुआ था। कब हुआ था? इंदिरा गांधी के शासनकाल में। एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी लासलगांव में स्थित है, और ये महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में स्थापित किया गया था। ये फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पहली बार किसे दिया गया था? तो देविका रानी के लिए दिया गया था। ओके, हम बात करें कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश जो है अपना देश भारत है। विश्व डाक दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। सबसे ज़्यादा डाकघर वाला देश अपना देश भारत ही है। ऊन का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया देश के द्वारा विश्व के कुल ऊन उत्पादन का कितना भाग उत्पादित किया जाता है? तो टोटल जितना वर्ल्ड में उत्पादित होता है उसका 1/3 केवल ऑस्ट्रेलिया ही उत्पादित करता है। किस जाति की भेड़ सर्वोत्तम ऊन की प्राप्ति होती है? तो जो मेरिनो जाति की भेड़ है। ठीक है, मेरिनो जाति की भेड़, इससे सबसे ज़्यादा ऊन की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरिनो जाति की भेड़ सर्वाधिक किस देश में पाई जाती है? तो मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा ऊन होता है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ऊन मिलता है मेरिनो जाति की भेड़ से। तो ये जो भेड़ है ये ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती है। विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? ब्राज़ील है। भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य यदि पूछा जाए, देश हमने देख लिया ब्राज़ील है, राज्य कौन सा है अपने देश का?
कर्नाटका है। यात्रियों की क्षमता के अनुसार विश्व में कौन सा सबसे बड़ा वायुयान है? तो एयरबस A380 ये यात्रियों की क्षमता अनुसार विश्व का सबसे बड़ा वायुयान है। बताइए उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है कब? 22 दिसंबर को। और उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को, ठीक है। और इस घटना को क्या कहा जाता है? शीत अयनांत कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को और इसको ग्रीष्म अयनांत कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? गौड़ है, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ये हिमालय के पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास में स्थित है। इसकी लंबाई 70 से 76 किलोमीटर तक है। ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर यदि पूछा जाए तो कजाकिस्तान का फेडचिंको ग्लेशियर ये विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा एवं विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मठ कौन सा है? जो तवांग मठ है ये भारत का सबसे बड़ा मठ है और विश्व का दूसरा मठ है। तवांग मठ जो है ये अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में ही स्थित है। अब बताइए किस मठ को गलदे नामंगे लेहत से कहा जाता है? तवांग मठ को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मठ बता दीजिए। तो जो लिहासा का पोतला महल मठ है ये विश्व का सबसे बड़ा मठ है। थोरियम के सबसे बड़े भंडार किस देश में हैं? भारत के पास में सबसे बड़े भंडार हैं थोरियम के। बताइए थोरियम विश्व के कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत भारत में होता है? तो विश्व के कुल उत्पादन का 25% तो भारत में ही होता है। थोरियम का सिंबल TH होता है और परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर ये 90 होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला राज्य बिहार। अब बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली और 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार। अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक देश अपना देश भारत ही है। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी अस्थि क्रमशः कौन सी है? सबसे छोटी अस्थि होती है स्टिपीज और सबसे बड़ी अस्थि होती है फीमर। सबसे छोटी अस्थि जो स्टिपीज होती है ये कहाँ पर होती है? कान में। और सबसे बड़ी अस्थि जो फीमर है ये जांग में होती है। सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी? उत्तर प्रदेश की बनी थी और 1963 से 1967 तक इनका कार्यकाल भी रहा था। भारत के किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो सरोजनी नायडू। और ये किस राज्य की राज्यपाल बनी थी? तो ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तमिलनाडु में लिग्नाइट कोयला सबसे ज़्यादा होता है। सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला कोयला जो है ये एंथ्रेसाइट होता है और कोई कोयला सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला है ये डिपेंड करता है कि उसमें कार्बन की मात्रा कितनी है। जिस कोयले में कार्बन की मात्रा जितनी ज़्यादा होती है वही कोयला बेस्ट क्वालिटी का होता है। तो जो एंथ्रेसाइट कोयला है इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 90% होती है। विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई कौन सी है? मरियाना की खाई। इसको मरियाना ट्रेंच भी कहा जाता है। ये प्रशांत महासागर की भी सबसे गहरी खाई है। हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? जावा ट्रेंच, ठीक है। और जावा जो ट्रेंच है इसको सुंडा ट्रेंच के नाम से भी जाना जाता है। विश्व की पहली रेलगाड़ी 27 सितंबर 1825 को चलाई गई थी। और कहां से कहां तक? तो लंदन के डार्लिंगटन से स्कॉनटक तक चलाई गई थी। भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। और भारत में पहली रेलगाड़ी मुंबई से थाड़े के बीच में चलाई गई थी, 34 किलोमीटर चली थी और इस ट्रेन में लगभग 400 यात्रियों ने सफर किया था। बताइए भारत में पहली रेलगाड़ी चलाने का श्रेय किसको दिया जाता है या किसके शासनकाल में चली थी? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली थी? 1925 में। 3 फरवरी 1925 को बॉम्बे से कुर्ला के बीच में चली थी भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन। इलेक्ट्रिक से चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या था? डेक्कन क्वीन था। बताइए भारत का पहला
विद्युतीकृत रेल मार्ग कहाँ पर बनाया गया? तो मुंबई से कुर्ला के मध्य में बनाया गया। मैंने बताया कि पहली जो इलेक्ट्रिक रेलगाड़ी है वो मुंबई से कुर्ला के बीच में चली थी। ठीक है, तो पहला विद्युतीकृत रेल मार्ग ये मुंबई से कुर्ला के बीच में ही बनाया गया होगा। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कब आरंभ करी गई थी? 1984 में। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस शहर में आरंभ करी गई थी? कोलकाता में। किस शहर को यूनेस्को के द्वारा भारत का प्रथम विश्व धरोहर शहर का टैग प्राप्त हुआ? अहमदाबाद को। आप बताइए, विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो एस भंडारनायके जो हैं ये किसी देश में पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। एस भंडारनायके किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? श्रीलंका की। और एस भंडारनायके श्रीलंका की प्रधानमंत्री कब बनती हैं? 1960 में बनती हैं। ओके, इसके बाद विश्व की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड किसके पास में है? तो अपने देश की जो इंदिरा गांधी हैं, जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी 1966 में, इनको विश्व की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड है। यानी कि एस भंडारनायके बनी थी पहली बार श्रीलंका की और दूसरी बार इंदिरा गांधी बन जाती हैं भारत की। भारत में अब बताइए कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स सिक्की ने 1780 में। जेम्स सिक्की के द्वारा शुरू किए गए भारत के पहले समाचार पत्र का नाम क्या था? बंगाल गजट। बताइए, भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट किस भाषा में प्रकाशित हुआ? तो ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट कहाँ से प्रकाशित होता है? कलकत्ता से। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग है, जिसकी आर्म्स यानी कि भुजा, ठीक है, तो जिसकी आर्म्स स्ट्रांग होगी, ठीक है, स्ट्रांग होगी, वही तो चंद्रमा पर पहला कदम रखेगा। 20 जुलाई 1969 को पहला कदम रखा नील आर्मस्ट्रांग ने। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग ये अमेरिका के थे। चंद्रमा पर आदमी भेजने वाला प्रथम देश ये अमेरिका ही है, इसने नील आर्मस्ट्रांग को भेजा था। चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला प्रथम अंतरिक्षयान ये लूना 10 है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम इंसान यूरी गागरिन है। कौन है? यूरी गागरिन। 12 अप्रैल 1961 को ये गए थे। और यूरी गागरिन की बात करेंगे, किस देश के हैं? रूस के। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला यदि पूछी जाए तो वेलेंटिना तेरेस्कोवा, ये भी कहाँ की थी? रूस की। 1963 में गई थी। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति राकेश शर्मा अपने देश के 1984 में गए थे। और प्रथम भारतीय महिला जो कि अंतरिक्ष में गई थी कल्पना चावला 1997 में ये गई थी। बताइए, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम स्पेस डॉग, ठीक है, कौन है? लाइका नाम की कुतिया। और ये जो कुतिया है इसको रूस के द्वारा 1957 में स्पुतनिक सेकंड अंतरिक्ष यान से भेजा गया था। महात्मा गांधी जी की समाधि बता दीजिए कहाँ पर है? राजघाट में है और दिल्ली में है, यमुना नदी के किनारे है। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी की समाधि स्थल का नाम है विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है किशन घाट। चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल का नाम है, हम बात करें नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कब करी थी? 30 जनवरी 1948 को। और किसकी पुण्यतिथि पर हर साल 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है? महात्मा गांधी जी की जयंती पुण्यतिथि पर, ठीक है। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौट कर आए थे? 9 जनवरी 1915 को। भारत सरकार के द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 9 जनवरी को ही मनाया जाता है, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत 2003 से करी गई थी। महात्मा गांधी जी की राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। और मोहम्मद अली जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, ये पुस्तक महात्मा गांधी जी के द्वारा ही लिखी गई। भारत का ग्लैड स्टैंड कहा जाता है गोपाल कृष्ण गोखले को, भारत का ग्लैड स्टैंड कहा जाता है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। एक दूसरे ने दोनों को उपाधियां दे दी। अब सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? एडोल्फ हिटलर ने। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में प्रथम सत्याग्रह कब किया था? तो 1906 में किया था, ओके। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है।
और तंत्रिका तंत्र का कौन सा हिस्सा आंतरिक अंगों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है? तो जो मेरुरज्जा है, जो मेडुला ऑब्लोगेंडा है, ये क्या करता है? आंतरिक अंगों की गतिविधियों को कंट्रोल करता है, जैसे दिल का धड़कना, सांस का लेना, पलक का झपकना, ठीक है, आदि को कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लोगेंडा। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और जो किडनी होती है इसका वजन कितना होता है? 150 ग्राम का होता है। श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि व्हाइट ब्लड सेल का जीवन काल 1 से 4 दिन का होता है और जो व्हाइट ब्लड सेल हैं इनको ल्यूकोसाइट कहा जाता है। जो लार है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में विटामिन ए किस अंग में संचित होता है? तो विटामिन ए जो है ये लीवर में स्टोर होता है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत में सर्वाधिक किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो बिटुमिनस टाइप का कोयला पाया जाता है। कोयला उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम है? उड़ीसा राज्य प्रथम है। कोयला के सर्वाधिक भंडार किस राज्य में है? सबसे ज़्यादा भंडार तो झारखंड में है, ठीक है, लेकिन कोयला उत्पादन में भारत का जो प्रथम राज्य है ये उड़ीसा है। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल के आसनसोल में स्थापित किया गया था 1874 में। आधुनिक औद्योगिक विकास की रीढ़ कहा जाता है लौह अयस्क को, याद रखना, और राजस्थान में स्थित है खेतड़ी, झुंझुनू और अलवर, ठीक है। ये जो हैं ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये तांबा खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं। मैग्नीज उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? मध्य प्रदेश अग्रणी है मैग्नीज के उत्पादन में। हीरा उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश के पन्ना और सतना में हीरा की खानें हैं। पन्ना पूरे वर्ल्ड में फेमस है हीरा के उत्पादन में। कोहिनूर का हीरा कहाँ से निकाला गया था? तो ये तेलंगाना के गोलकोंडा से निकाला गया था, याद रखना। इस क्वेश्चन में आप 5 स्टार मार्क कर लीजिए, ये पूछा ही जाता है। सोना उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? कर्नाटक का। कालीहांडी और कोरापुट की खानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं? बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध हैं। टिन उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो छत्तीसगढ़ राज्य जो है ये अग्रणी है टिन के उत्पादन में। बताइए यूरेनियम उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? झारखंड। भारत में खनिज विकास एवं सर्वेक्षण के लिए बनाए गए भारतीय खनन ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर है? नागपुर में। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में। अंडमान और निकोबार समूह लगभग कितने द्वीपों से मिलकर बना है? तो 572 द्वीपों से मिलकर बना है अंडमान और निकोबार। बताइए अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अंडमान में। प्रसिद्ध सेल्युलर जेल कहाँ पर स्थित है? तो ये दक्षिण अंडमान में स्थित है सेल्युलर जेल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित रॉस द्वीप का नया नाम क्या हो गया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नील द्वीप का नया नाम हो गया है शहीद द्वीप। स्वराज द्वीप का नया नाम हो गया है हैवलॉक द्वीप। हम बात करें दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में कौन सा पास है? तो दक्कन पास है। कौन सा पास है? दक्कन पास। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा, ठीक है, कहाँ पर? लद्दाख में। और खारदुंगला, देवसांगला, चांगला दर्रा कहाँ पर स्थित हैं? ये भी लद्दाख में स्थित हैं। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। और जोजिला दर्रा किस श्रेणी में स्थित है? तो जास्कर श्रेणी में स्थित है। हम बात करें काराकोरम दर्रा किन स्थानों को जोड़ता है? तो ये पीओके और चाइना को जोड़ता है। कश्मीर घाटी को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है? जोजिला दर्रा जोड़ता है। पीर पंजाल दर्रा, बुर्जदल्ला, बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित हैं? जम्मू कश्मीर में। जम्मू को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है? बनिहाल दर्रा। नेक्स्ट है सिंधु नदी के द्वारा किस दर्रे का निर्माण हुआ है? जोजिला दर्रे का। नेक्स्ट है जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? बनिहाल दर्रे में। सिपकीला दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। भारत में सतलुज नदी किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो जो सतलुज नदी है ये सिपकीले दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। शिमला को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है? सिपकीला दर्रा। रोहतांग दर्रा भारत से किस राज्य में स्थित है? तो रोहतांग दर्रा जो है ये भारत के हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित है। मनाली और लेह को आपस में कौन सा दर्रा जोड़ता है? रोहतांग दर्रा। बताइए रोहतांग दर्रे में
कौन सी सुरंग स्थित है? रोहतांग दर्रे में अटल सुरंग स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाणालाचा दर्रा कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल के मंडी को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो हिमाचल के मंडी को लेह से जोड़ने वाला दर्रा जो है ये बाणालाचा दर्रा है। बाणालाचा दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? जांस्कर पर्वत श्रेणी में। लिपुलेख, नीति और माना दर्रा, ये 3 दर्रे उत्तराखंड में स्थित हैं। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम को चुम्बी घाटी से कौन सा दर्रा जोड़ता है? नाथुला दर्रा। जयलेपला दर्रा कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में। सिक्किम को भूटान से कौन सा दर्रा जोड़ता है? जयलेपला दर्रा। बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। दिफू दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मणिपुर को म्यांमार से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो तुजू दर्रा जोड़ता है। हम बात करें तुजू दर्रे का संबंध भारत के किस राज्य से है? मणिपुर से। मनुष्य के शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। किसने कहा था राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ में धोखा है? तो हृदयनाथ कुंजरू ने कहा था। किसने? हृदयनाथ कुंजरू ने कहा था कि राष्ट्रपति का जो आपातकालीन अधिकार है ये संविधान के साथ में धोखा है। भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र कहाँ पर है? मुंबई में है। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का जनक किसको माना जाता है? हेनीमैन के लिए माना जाता है। हम बात करें किसी जीवित शरीर के अंदर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहा जाता है? नेक्रोसिस कहा जाता है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? महाराष्ट्र के तारापुर में, और इसकी स्थापना की गई थी 28 अक्टूबर 1969 को। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बीजों का अध्ययन किया जाता है। मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? तो जो हमारे गले में कंठ होता है इसको वॉइस बॉक्स कहा जाता है। क्या? वॉइस बॉक्स कहा जाता है। कंठ वायुमार्ग का एक भाग होने के साथ ध्वनि उत्पादन का कार्य करता है, इसलिए इसे स्वरतंत्र यानी कि वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। इसे आमतौर पर हम अपनी रीजनल लैंग्वेज में टेटुआ कहते हैं। आप लोग इसको क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ में अपने शहर का नाम लिखें, अपना नाम लिखें। मैं भी देखना चाहता हूं कि मेरे जो छात्र हैं मुझे भारत के किस किस कोने से देख रहे हैं। कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखें और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें। बताइए कौन सी कोशिकाएं पौधे के विभिन्न अंगों को जन्म देती हैं और पौधों को बढ़ने में मदद करती हैं? तो जो मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं हैं ये पौधे के विभिन्न अंगों को जन्म देती हैं और पौधों को बढ़ने में मदद करती हैं। बताइए शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा खालिस्तान की कारण बनता है। यदि अपने शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट की मात्रा बढ़ जाती है तो अपन को क्या हो जाएगी? पथरी हो जाएगी। ठीक है। रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? तो मुर्गियों से संबंधित है रानीखेत बीमारी। ओके। नवजात बच्चे को बीसीजी का टीका कब दिया जाता है? 48 घंटे के अंदर बीसीजी का टीका दिया जाता है। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिलस कैलमेट गोयरन जो है ये बीसीजी का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के आंखों के रंग कौन निर्धारित करता है? तो आइरिस करता है। ठीक है। इसको हिंदी में परितारिका कहा जाता है। हम बात करें कि किस गैस को अजनबी गैस कहा जाता है? दोस्तों अजनबी गैस जीनोन गैस को कहा जाता है, और इस गैस को अज्ञात गैस भी कहा जाता है, अजनबी गैस भी कहा जाता है और स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। इसका जो रासायनिक प्रतीक है Xc होता है और परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 54। जो हमें दवाएं आती हैं इनको उबासी लेना भी कहा जाता है। ये क्यों आती हैं? तो फेफड़ों में यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए तो फिर हमें दवाएं यानी कि उबासी आने लगती हैं। और दोस्तों याद रखना ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए क्वेश्चन हैं, और आप लोगों को पता है कि मैं छात्र हित में केवल इम्पोर्टेंट कंटेंट को ही पढ़ाता हूं, वही क्वेश्चन पढ़ाता हूं जो एग्जाम में कई बार आ चुके हैं या फिर उनके आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। वह हार्मोन कौन सा है जो मानव शरीर में रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है? तो वैसोप्रेसिन हार्मोन जो है ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा रिलीज होता है और इसका प्रयोग रक्तचाप को बढ़ाने के लिए किया जाता है। कौन सा ऊतक भोजन को पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है?
तो फ्लोएम पहुंचाता है, ठीक है। और पानी को पौधों के विभिन्न अंगों तक कौन पहुंचाता है? जाइलम, ठीक है। तो फ्लोएम और जाइलम दोनों के कार्य आपको जरूर याद होना चाहिए। बताइए मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? शरीर का रासायनिक कारखाना जो है अपने लीवर को यानी कि यकृत को कहा जाता है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी कौन है? लीवर है। उस ग्रंथि का नाम बताएं जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करता है। पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि और मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क के निचले हिस्से में पाई जाती है। हम बात करें कि रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज करी थी 1901 में, ठीक है। और आरएच फैक्टर की भी खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने ही करी थी। कब? 1940 में। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? विलियम हार्वे ने। और रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ ब्लड। हम बात करें रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो हीमोपोइसिस कहा जाता है। मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक, और इसको इंग्लिश में फ्लड कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो शरीर के वजन का 7%, ठीक है। शरीर के वजन का 7% होती है। मनुष्य के शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त पाया जाता है? तो 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। हम बात करें कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में औसतन रक्त कितना होता है? तो आधा लीटर कम होता है महिलाओं में, ठीक है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं, ठीक है। ब्लड डायलिसिस कहते हैं खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को, ठीक है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? किडनी में होता है। और जो ब्लड प्रेशर है यानी कि रुधिर दबाव है, किस यंत्र से मापते हैं? स्फेग्मोमैनोमीटर से मापते हैं ब्लड प्रेशर को। हम बात करें कि मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mmGH। और मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। और रक्त का लाल रंग जो है ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। रक्त का थक्का जमने में सहायक प्रोटीन कौन सा होता है? तो रक्त का थक्का जमने में सहायक प्रोटीन होता है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, ठीक है। किस प्रोटीन की मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त का थक्का नहीं जमता? तो देखिए दोस्तों, शरीर के भीतर अपनी पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। यदि बॉडी के अंदर रक्त का थक्का जम जाए तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमारी बॉडी में एक हेपेरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ये बॉडी के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमने देता, ठीक है। और एक और प्रोटीन होता है, जैसे ही आपको चोट लगती है और खून निकलता है और ब्लड बाहर आता है तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, ठीक है, ये जो प्रोटीन है ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। भगवान ने गजब की मशीन बनाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? अब विटामिन की हम बात कर रहे हैं। यदि विटामिन के की आपको कमी हो जाती है तो खून का थक्का नहीं जमेगा। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? अब हम तत्व की बात कर रहे हैं तो कैल्शियम तत्व की मुख्य भूमिका होती है रक्त के जमने में। ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं उन्हीं क्वेश्चन को लाता हूं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। मानव रक्त में कितने प्रतिशत प्लाज्मा पाया जाता है? 60% प्लाज्मा पाया जाता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। और आरबीसी का निर्माण तो होता है अस्थि मज्जा में, आरबीसी नष्ट कहाँ पर होती है? प्लीहा में। एक फैक्ट याद रखना है कि भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण जो है ये यकृत यानी कि लीवर में होता है, ठीक है। और आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? चूंकि आरबीसी नष्ट होती हैं प्लीहा में और प्लीहा को स्प्लीन ही कहा जाता है, तो जहां पर नष्ट होती हैं उसी को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। हम बात करें कि इटाई रोग के शरीर के किस तत्व की अधिकता से होता है? तो कैडमियम की यदि अधिकता हो जाए तो इटाई रोग हो जाता है। कैडमियम का सिंबल CD होता है, ऑटोमिक नंबर 48 होता है। और फ्रेडरिक स्ट्रोमेयर ने 1817 में कैडमियम तत्व की खोज करी थी। कैडमियम ई कचरे और औद्योगिक कचरे में पाया जाने वाला बेहद ही नुकसान पहुंचाने वाला तत्व है और कैडमियम से ही इटाई रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है? शरीर की अस्थियों और जोड़ों में भयानक दर्द होता है। हम बात करें कि किस मिश्र धातु का प्रयोग हवाई जहाज के डैने
यानी कि जो हवाई जहाज के पंख होते हैं इनको डेने कहा जाता है। और डेने बनाने में डेल्टा मेटल का प्रयोग किया जाता है। डेल्टा मेटल का संगठन कितना होता है? इसमें कॉपर होता है 60%, जिंक होता है 38% और 2% लोहा भी होता है। जो बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया की खोज की थी ल्यूवेन हॉक ने और वायरस की खोज की थी इवानोवस्की ने। किसने? इवानोवस्की ने। हम बात करें कि अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा किस टेस्ट के द्वारा पता की जाती है? हमारी बोन्स में कितना कैल्शियम है, इसके लिए बीएमडी टेस्ट किया जाता है। बीएमडी यानी कि बोन मिनरल डेंसिटी। नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार की ऊर्जा का संवहन करता है? तो गतिज ऊर्जा का संवहन करता है नदी में बहता हुआ जल। गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी। इम्यूनोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। इम्यूनोलॉजी हिंदी में प्रतिरक्षा विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सभी प्राणियों के प्रतिरक्षा तंत्रों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एडवर्ड जेनर को इम्यूनोलॉजी का जनक कहा जाता है। और चेचक के टीके का आविष्कार भी किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। अब बताइए, लंगर या फिर पंगत प्रथा की शुरुआत किस सिख गुरु ने करी थी? तो गुरु नानक देव ने लंगर या पंगत प्रथा की शुरुआत करी थी। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है? तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। ठीक है, और भारत सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। और भारत में सबसे अधिक 43% भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से होता है। जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी भी कहा जाता है, इसी को कछारी मिट्टी कहा जाता है। और एक और फैक्ट याद रखो कि मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर हमने जीके जीएस के बार बार पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट 500 क्वेश्चन को डिस्कस किया, बिल्कुल डिटेल में आसान भाषा में डिस्कस किया और क्रम से डिस्कस किया। एक फैक्ट से दूसरा फैक्ट जो था वो रिलेट था। इससे क्या होता है? आपको याद करने में आसानी होती है। इसी प्रकार से बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट पढ़ना है, बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स पढ़ना है, टॉपिक वाइज साइंस को कवर करना है, तो हमारी दोनों ई बुक को आप बाय कर लीजिए। ई बुक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों। बार बार बोलता हूं कि मेरी मेहनत को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आपके व्हाट्सअप टेलीग्राम पर जितने भी ग्रुप हों सभी ग्रुपों में एक बार इस वीडियो को शेयर करके हमें सपोर्ट कर दीजिए। फिर आप देखिए कि मैं और भी मेहनत करके और भी बेहतरीन कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सबसे बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट देखने के लिए साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए। इसी प्रकार से जीके जीएस और ऑल सब्जेक्ट पर हम मैराथन वीडियो बनाते रहते हैं, तो हमारे सभी मैराथन वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। प्लेलिस्ट की लिंक आई बटन में मिलेगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, या फिर अभी आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर 3 बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो दिख रहे होंगे। इन वीडियोज़ को ज़रूर देख लें। तो थैंक यू दोस्तों। राम राम, दुआ सलाम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने माता पिता सभी का खूब ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।